आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलर कल्चर में जो बहुजन पर्सपेक्टिव है वो काफी तेजी से उभर रहा है। वो हमने देखा कि पिछले कुछ साल पहले कबाली फिल्म के जरिए या और काला फिल्म के जरिए पा रंजीत ने जो है एक कहीं ना कहीं एक फिल्मों में एक बहुजन पर्सपेक्टिव है उसको एक एक जगह देने की कोशिश की। हमारे साथ आज ऐसी ही एक शख्सियत हैं जिनका नाम है ज्योति निशा जी। ज्योति निशा जी ने अभी एक फिल्म बनाई है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और इसमें फीचर कर रहे हैं इस फिल्म में जिग्नेश मेवानी जी हैं। इसमें एनआरआई एक्टिविस्ट भी हैं कई, और लाया सरकार जी हैं। ज्योति निशा मैम, स्वागत है आपका द मूक नायक में। इस फिल्म के बारे में बताइए, ये फिल्म किस प्रकार से जो बहुजन नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाती है, किस प्रकार से जो बहुजन हैं उनको उनकी आवाज को ये फिल्म जो है रिप्रेजेंट करती है। पहली बात तो नज़रिया मतलब इट्स कमिंग फ्रॉम अ वुमन पर्सपेक्टिव। तो नज़रिया एक बहुजन अम्बेडकराइट फेमिनिस्ट लेंस से है। और मैं आई एम आल्सो एन एकेडमिशियन, तो मैंने कुछ थ्योरीज भी लिखी हैं, जिसमें से एक है बहुजन स्पेक्टेटरशिप। जो बेसिकली जो हम जो मार्जिनलाइज समाज है, जो बहुजन समाज है, जब हम अपना रिप्रेजेंटेशन सिनेमा में देखते हैं, तो क्या हम उसके साथ रिलेट कर पाते हैं? क्या अम, क्या वो आपको वैलिडेट करता है? या आपको उसको हँसी आती है? या आपको गुस्सा आता है? या आपको लगता है कि हमारे कल्चर को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है? या उसको ऑथेंटिकली रिप्रेज़ेंट नहीं किया जा रहा है? सो बहुजन स्पेक्टेटरशिप बेसिकली इज़ अबाउट दिस एक्सपीरियंस कि हम जो पॉपुलर सिनेमा में जब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस क्या है वो? उसका दैट इज़ कॉल्ड एज़ स्पेक्टेटरशिप। जो बहुजन्स अम, देखते हैं कैसे अपने रिप्रेजेंटेशन को। क्योंकि मैं भी बहुजन समाज की ही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी रिप्रेजेंटेशन पॉपुलर कल्चर में होता है, मैं उसके साथ रिलेट नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि एक लाज़मी सी बात है कि एक जो एक जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ ने जिन्होंने रिप्रेज़ेंट किया है, कास्ट के बारे में बात की है, जेंडर के बारे में बात की है, तो एक थोड़ा-सा डिस्टेंस रहता है, क्योंकि आपका लिव्ड एक्सपीरियंस जो एक मार्जिनलाइज़्ड कल्चर का एक जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही डिफरेंट होगा एक प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के एक्सपीरियंस के साथ में। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है कि हम अबा एंड आल्सो क्योंकि द होल एंटी कास्ट मूवमेंट इज अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। एंड मुझे वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रही थी, जो एक पॉपुलर कल्चर में थी। और थोड़ी सी नाराजगी थी उसको लेके, और गुस्सा था, और इत्तेफाक भी था कि ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के बारे में लिखा नहीं गया है। बाबा साहब ने लिखा है, फूले ने लिखा है, पेरियार ने लिखा है, सावित्री माई ने लिखा है, मतलब दिग्गज लोगों ने लिखा है, कबीरदास ने लिखा है। सो अगर हम पूरा अपने कल्चर को पीछे से जाकर देखते हैं, और जिसमें या हिस्ट्री को देखते हैं, तो एक पॉपुलर डिस्कोर्स में बाबा साहब का नाम आपको नहीं दिखाई देता है। जब आप पूरा 100 इयर्स ऑफ सिनेमा देखते हैं, तो आप उसमें जो भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा, वो ज़्यादातर या फिर गांधीयन रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर एक ब्राह्मणिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एंड इट इज़ आल्सो वेरी आइडियोलॉजिकली मतलब आइडियोलॉजिकली मूव करता है, कि जिसकी जो विचारधारा है, वो वैसा ही आपको सिनेमा या लिटरेचर या आर्ट देखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई नीड टू टेल दिस स्टोरी एंड फ्रॉम अ अम्बेडकराइट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। एंड और मैं नहीं एग्री करती हूँ पॉपुलर कल्चर के रिप्रेजेंटेशन के साथ से, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिस्पेक्टफुल, और या वो हमारे इंटेग्रिटी को ध्यान में रख के सिनेमा या लिटरेचर या आर्ट में उसका रिप्रेजेंटेशन है। बिकॉज़ और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अ, वो ऑथेंटिक होगा कैसे, जब आप कोलैबोरेट ही नहीं कर रहे हैं समाज के लोगों के साथ में, तो ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मुझे लगा, तो इस इस फ़िल्म के ज़रिए मतलब मुझे 8 साल लगे हैं इस फ़िल्म को बनाते हुए। एंड जो भी लोग फ़िल्म में हैं, जिग्नेश मेवानी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राया सरकार है, तन्मय सौंदरराजन है,
उर्मिला पवार है, सो रियली बिग थिंकर्स एंड फेमिनिस्ट एंड एक्टिविस्ट वो लोग हैं। और रोहित वेमुला की स्टोरी एक्सप्लोर कर रही हूँ, और ऊना में क्या हुआ वो एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं कोशिश कर सकती हूँ, शायद ऑथेंटिकली उनकी बात जो एक पॉपुलर डिस्कोर्स में थोड़ा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में चला जाता है, या फिर हमारे डिस्कोर्स या एक्सपीरियंस को कंप्लीटली डिसमिस कर दिया जाता है। और वो डिसमिस इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है हमारे पॉपुलर कल्चर को नॉलेज ही नहीं है हमारे कल्चर के बारे में या मूवमेंट के बारे में। सो आई थॉट लाइक दिस फिल्म इज एसेंशियली अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स एसेंशियली अबाउट एनाइलेटिंग कास्ट, और जो भी फिल्म में जो भी लोग हैं वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं अपने अपने स्पेसेस से। मैम, ये फिल्म का जो टाइटल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाउ एंड देन। फिल्म शुरू ही ऐसे हुई 2014 में, जब बीजेपी सरकार आई तो काफी बाबा साहब को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। पॉलिटिकल लीडर्स ने, थिंकर्स ने, राइटर्स ने, ऑथर्स ने, मतलब सब लोग उनको जय भीम और बाबा साहब कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा, क्योंकि अगर आप अम्बेडकराइट फैमिली में रहे हो और बाबा साहब को मतलब जय भीम कहते आए हो, और ये तो आपका कल्चर है, तो बहुत मतलब मुझे लगा पॉपुलर कल्चर में बात हो रही है लेकिन सही तरीके से बात नहीं हो रही है। सो मेरे लिए क्वेश्चन था कि अच्छा नाउ आज क्यों बात हो रही है और पहले क्या हुआ था। तो एक ऑल्सो एक सिमिलैरिटीज जो थी, पैरेलल है कि जो उन्होंने किया था अपने समय में, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल द सेम। ये कह सकते कि उनकी जो विचारधारा है उसको अलग-अलग लोग अपने समाज में इस समय देख रहे हैं। जो हमारे समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, चाहे वो थिंकर्स हो या आर्टिस्ट हो या एक्टिविस्ट हो, तो उनका जो एक एक्सप्रेशन था वो बहुत डिफरेंट था, उनका जो एक असर्शन था वो बहुत डिफरेंट था। जैसे रोहित वेमुला, ही वाज असर्टिंग फ्रॉम एन अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी, या जिग्नेश मेवानी या फिर चंद्रशेखर आजाद। सो एक अम्बेडकराइट थिंकिंग जो थी, तो मुझे मेरे लिए बस वही क्वेश्चन यही था कि व्हाई पॉपुलर कल्चर इज सो मच इंटरेस्टेड इन बाबा साहेब सडनली इन 2014। सो सो आई फेल्ट लाइक अगेन वही बात होती है कि जब आप एक प्रॉपर रिसर्च से, एंड अप्रोप्रिएशन है क्या? अप्रोप्रिएशन ये है कि जब बहुत ही जो प्रिविलेज कम्युनिटीज होती हैं, वो जब एक अप्रेस्ड कम्युनिटी के कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, ड्रेस, फूड, sacred objects, musical instruments, their recipes, their costumes, और their stories, जब वो उस अप्रेस्ड कम्युनिटी को क्रेडिट दिए बिना उठा लेते हैं, तो उसको हम सोशल और कल्चरल अप्रोप्रिएशन कहते हैं। तो मुझे लगा कि अरे बाबा साहब को अगर उनको अगर सोशली या कल्चरली अप्रोप्रिएट करेंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली। सो आई रियली फेल्ट कि बेसिकली एक अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव से, एक ऑथेंटिक पर्सपेक्टिव से अलग अलग लोग जो बाबा साहब के बारे में या उनके आइडियोलॉजी से एक स्टेट से बात कर रहे थे, स्टेट से बात कर रहे हैं अभी भी, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी था। एंड नाउ एंड देन इज बेसिकली इट्स अबाउट टुडे एंड what happened yesterday, in I mean as in the past, with जो बाबा साहब ने किया, जो ये मूवमेंट पूरा एंटी कास्ट मूवमेंट को ही अगर आप देखेंगे, बट इन दिस रिस्पेक्ट बाबा साहब ने जो काम किया, तो मैं उसको एक स्पेस देना चाहती थी, और एक पैरेलल भी कट करना चाहती थी कि खाली ये अभी नहीं हो रहा, ये हो चुका है। ये जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने ही किया है, लेकिन अगेन वो पॉपुलर कल्चर के नॉलेज, आर्ट, लिटरेचर में दिखाई क्यों नहीं देता है। सो या तो आप ये इस सिनेमा की जो सबलिमिनल इम्पैक्ट है, तो उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? और पा रंजीत जी के साथ आपने कोलैबोरेशन की क्यों सोची? और ये सिलसिला कब शुरू हुआ? जो सबलिमिनल इम्पैक्ट है वो किस तरह से बनाती हैं? और मेन स्ट्रीम सिनेमा में ये क्यों जरूरी है? हाँ, लाइक आई सेड, जैसे लुई अल्थुसर हैं, एक फ्रेंच फिलोसोफर, एंड ही हैज उन्होंने एक थ्योरी, मतलब उन्होंने काफी काम किया है, लेकिन मैंने उनका एक आर्ग्यूमेंट उठाया है अपने
थ्योराइजेशन में, जिसमें आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के बारे में बात करते हैं। फिर हमें समझना पड़ेगा कि स्टेट क्या है, फिर स्टेट के जो एपरेटस हैं वो क्या क्या हैं, पुलिस है, कोर्ट है, जुडिशरी है, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन है। सो ये सब, ये स्टेट एपरेटस हैं जो रिग्रेसिव हैं, जो मतलब वायलेंस भी यूज करता है, लेकिन ये भी आइडियोलॉजिकली ही मोटिवेटेड हैं, राइट। देन देर आर कल्चरल आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, जैसे कि फैमिली, जैसे कि रिलीजन, जैसे कि स्कूल, जैसे कि आर्ट्स लिटरेचर, अगेन रेडियो टीवी, जैसे कि आपके व्हाट डू यू से, जो ट्रेड ट्रेड मूवमेंट, ट्रेड ट्रेड ये रहते हैं, एक्टिविस्ट रहते हैं, तो उन सब का भी एक वो भी एक आइडियोलॉजिकल विचारधारा से चलते हैं, ये सारे के सारे, राइट। तो वो कहते हैं, लुइस अल्थुसर कहते हैं कि सिनेमा इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, यानी कि वो विचारधारा की बात करता है। कोई भी सिनेमा है, आप किसी भी तरह का सिनेमा पढ़ देखेंगे, लिटरेचर देखेंगे या आर्ट देखेंगे, आपको सिंबॉलिकली सेमियोटिक्स की समझ से आपको वो सारे सिंबल्स दिखाई दे जाते हैं कि वो किस तरह की विचारधारा के बारे में बात कर रहे हैं। पहला ये। दूसरा, वो आपको पर्सनली क्यों इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप अकेले देखते हैं, आप पर्सनली रिलेट करते हैं, आप मूव होते हैं। ये एक ऐसा मीडियम है जो आपको बहुत पर्सनली इम्पैक्ट करता है, जो पर्सनली आपको इन्फ्लुएंस करता है। इट अफेक्ट्स यू एट अ वेरी प्राइवेट लेवल। सो ये भी उनका आर्ग्यूमेंट है। मुझे लगा हाँ, करेक्ट, एग्जैक्टली, सिनेमा देख के मुझे अफेक्ट होता है। अगर वो कोई भी, जैसे आप रंजीत की बात कर रहे हैं, तो जब उनका सिनेमा मैंने देखा, मैंने कहा यस, दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज समथिंग आई कैन रिलेट विद, बिकॉज इट्स एक्स्ट्रा, ये बहुत ही ज्यादा असर्टिव सिनेमा है। लैंड राइट्स के बारे में बात करते हैं वो, और उनकी एक पिछली फिल्म थी लव, लव पे, नचित्रम नागार गिरदू, which talks about the inclusivity of all people, whether it's gays and lesbians and marginalized community. So I think like his cinema is extremely progressive and assertive, और वो like at a thought level वो मुझे बहुत connect किया, and I have like I'm a great fan of his work as well. तो मुझे लगा हाँ, इनके साथ बात करना बहुत आसान होगा, एंड तो और जो हुआ भी, मतलब मैंने so I started working on this film in 2016. So 16 से 19 तक शूट किया 7-8 स्टेट्स में। देन आई रियलाइज्ड दैट आई डिड नॉट हैव सो मच, इतना फंड्स नहीं थे, क्योंकि खुद ही प्रोड्यूस कर रही थी, पैसा अपना लगा के। तो मुझे लगा कि पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए मुझे फंड्स चाहिए, तो मैंने क्राउड फंडिंग कैंपेन स्टार्ट किया विश बेरी के साथ में फॉर 20 lakhs, which was supported by so many people from the community and outside the community as well, so which I was managed to raise. And उसी के दौरान हमें पारंजित जी से बात हुई, और like I said, तो उनको मैंने पिच किया कि ये फिल्म है, ये बनानी है ऐसा, and then he agreed with it. And yeah, and it's just been like it's been a great experience working with him. बहुत ही बहुत सपोर्टिव इंसान है, समझते हैं, ये भी समझते हैं कि फिल्म मेकिंग काफी टफ है, तो समय लगता है उसको करने में। सो या, दैट्स हाउ आई मेट हिम एंड दैट्स हाउ ही केम एज अ को-प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप जो है क्या आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, आपके माता पिताजी कहाँ से थे, क्या करते थे, और आपके कहाँ पे पली बड़ी? पारिवारिक बैकग्राउंड तो ये है कि मतलब मैं फार्मर्स के फैमिली से हूँ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फार्मर्स ही थे, फादर भी फार्मिंग ही करते थे, लेकिन शायद उन्हें एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जो मैंने घर में कहानियां सुनी है कि वो घास बेचते थे, फिर उससे जो पैसे आते थे फिर वो पढ़ते थे, दैट्स हाउ, इसी तरीके से उन्होंने अपना डिप्लोमा खत्म किया। और वेस्टर्न यूपी में बिजनौर करके एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के रहने वाले हैं हम। तो वहां से मतलब मैं काफ़ी छोटी थी, तो मतलब आई डोंट नो द एंटायर जर्नी, लेकिन वो गाँव से निकल के शहर में आ गए थ्रू जॉब बेसिकली। सो तो ये था, लेकिन बहुत ही मतलब मैंने कैडर कैंप्स को घर में देखा है। मतलब मैंने देखा है अपने फादर को बोर्ड ब्लैक बोर्ड लगा के पढ़ाते हुए समाज के बारे में, कास्ट के बारे में, और एक एक इस बहुत बेसिक चीज है कि कम्युनिकेशन नहीं आता है, कैसे कम्युनिकेट करोगे, आपके साथ
ज्यादातर लोग कास्ट के साथ लड़ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या है जिसकी वजह से वो लड़ उनको दबाया जा रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर ही समझ लेते हो, कास्ट का स्ट्रक्चर ही समझ लेते हो कि बनाया किसने है, आप कहाँ पे हो, आपको यहाँ क्यों रखा गया है, ये मुझे समझ में, ये मतलब ये मेरे कान में हमेशा से था, फैमिली में, क्योंकि ये सारी बातें होती रहती थी। My father was a national president of BAMSAFE in 2002, और in that same year he passed away also. तो एंड इन्होंने काफी मायावती और कांशीराम जी के साथ काफी क्लोजली काम किया। वो उनकी साइकिल रैली थी, उसमें भी गए, तो बहुत क्लोजली काम किया। तो ये कह सकती हूँ, मैं कहूंगी कि माय पर्सपेक्टिव वाज क्लाउडेड बाय पॉपुलर नैरेटिव। व्हाट आई मीन बाय इज दिस की, और मैं ये काम जो मेरा भी है ये इतना एसेंशियल क्यों हुआ कि मैं पॉपुलर कल्चर के बारे में बात करती हूँ, इसका रीजन ये है कि आप जो टीवी पे या पेपर में न्यूज में पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहे हो, आप जो टीवी में देखते हो, आप जो सिनेमा में देखते हो, उसमें आपका तो नैरेटिव है ही नहीं। जब आपका नैरेटिव है ही नहीं, तो आपके घर में चाहे कितना भी चल रहा हो, मतलब आप स्कूल जाने से लेकर मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब मैं फिल्म स्कूल गई एफटीआई में, कास्ट की कोई बात नहीं थी। एक बहुजन कल्चर का जो स्टोरी है, जो नैरेटिव है, और एक जो पॉपुलर कल्चर ने जैसे उन्हीं सारे सिंबल्स को अप्रोप्रिएट कर लिया है। जैसे कि भगवान बुद्ध को कहा गया कि विष्णु के 9 अवतार थे, पर हमें तो घर में बोला गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। राइट। तो या उनके लिए की कहानी कही जाती है कि उन्होंने, भगवान बुद्ध क्यों निकले मतलब अपने घर से, क्योंकि उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देख लिया, किसी का पैर खराब था, या इस तरीके की चीजें उन्होंने देखी। बट लॉजिकली अगर हम इसको लॉजिकली सोचे तो दो स्टोरीज डोंट मेक सेंस। तो जब मुझे लगा, इंटरेस्टिंगली मुझे ये तभी लगा 2016 में लगा एक्चुअली, कि मतलब घर में हमेशा ये पीछे से बातें होती थी। मेरे बड़े भाई भी हैं, वो भी he is he's he's also very actively part of the anti-caste movement with BAMSEP. So वो भी यही कहते थे, अरे तुम्हारी बात ही नहीं होती है, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तुम्हें पैनल पे बुलाएंगे ही नहीं, तो क्या फर्क, तुम्हें क्या पता, मतलब like, so it's almost like the upper caste people have their own channels and they call their own people and they वो अपने ही नैरेटिव चलाते रहते हैं। तो इस वजह से भी बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट हुआ कि ये फिल्म बनानी चाहिए। और 2016 में मुझे समझा थोड़ा, मतलब लाइक पहले तो 14 में ये गवर्नमेंट जैसे आई, ये सारी बातें कही जाती थी घर में कि अरे स्कॉलरशिप्स तुम्हारी बंद कर दी जाएंगी, यूनिवर्सिटीज तक बंद करी जा सकती हैं। और मुझे लगता था कि अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं मतलब हाउ इज इट पॉसिबल ऑल्सो ना। आप नहीं सोचते हो कि इस लेवल पे, जैसे हमने देखा जेएनयू में क्या हुआ या एचसीयू में क्या हुआ रोहित वेमुला के साथ में। सो दीज वर द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो घर में हमेशा इन सभी चीजों की बातें होती रहती थी, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती थी इसको, क्योंकि वही अगेन मैं भी वही पॉपुलर पर्सपेक्टिव, पॉपुलर नैरेटिव को देखते आ रही हूँ, वही एकलव्य की कहानी मैंने भी सुनी है, राइट। लेकिन घर में तो एक बहुत ही ऐसे डायकोटमस सा, ऐसा पैरेलल एक जिंदगी आप जी रहे हो, और आप इस पैरेलल जिंदगी को कैसे समझाओगे किसी को, यही चैलेंज था। और इसी वजह से मैंने जो भी काम किया है ये इसीलिए पॉपुलर कल्चर में बात की कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो बात ही नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, कि जब आपको पता ही नहीं है आपकी हिस्ट्री क्या है, तब तो आप बात कर ही नहीं पाएंगे, या आप अपने कास्ट के स्ट्रक्चर को ही नहीं अंडरस्टैंड करते हैं तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं फिल्म स्कूल गई थी तो मैंने देखा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि फिल्म बनाते नहीं देखा है, ये तो थोड़ा सा आपको अंदाजा होता है कि आप कर, ये होता है, ये नहीं होता है, और ऑफकोर्स आपको सब कुछ नहीं आ सकता है। इसीलिए सिनेमा में सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। समबडी एल्स इज यूजुअली लाइक अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। बट सिनेमाटोग्राफी लाइक नहीं, मैं आई एम नॉट अ सिनेमाटोग्राफर, और आई एम नॉट एन एडिटर, राइट, और आई एम नॉट अ म्यूजिक कंपोजर। तो ये तो और लोग थे। बट एक डायरेक्टर क्या होता है कि इट्स लाइक अ कैप्टन ऑफ द शिप, राइट। आपका जो विजन है वो आपको समझाना होता है अपने टीम को, और वही
कॉन्स्टेंटली जब तक आप आई थिंक वो विजन अकम्प्लिश नहीं कर लेते हो तब तक आप कोशिश करते हो उसको समझने की. सो गोइंग टू फिल्म स्कूल रियली हेल्प्ड डेफिनेटली. मैंने विस्लिंग वर्ड्स इंटरनेशनल है, सुभाष घई का स्कूल है, तो वहाँ पे मैं प्रोड्यूसिंग फैकल्टी थी. सो वहाँ पे भी देखा, अगेन इट्स अ फिल्म स्कूल, सो बहुत बढ़िया स्पेस था क्राफ्ट को समझने का, बच्चों के साथ काम करने का, करते करते आ जाता है. तो मुझे लगता है कि वो करते करते आ ही जाता है. ऐसा इतना बड़ा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट काफी एक्सपेंसिव मीडियम है, ये कह सकती हूँ कि पैसे बहुत, मतलब स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो पैसे बहुत लगते हैं, तो वो बहुत दुखता है क्योंकि आपको बॉम्बे में रहना भी है, रेंट भी देना है और काम भी करना है और पेमेंट्स भी करनी है, और यू नो लाइक आपको एक कहानी का वो जो एक विजन होता है उसकी साइट नहीं लूज करनी है. सो आई थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल. सो आई थॉट लाइक, एंड जब मैंने शुरू भी किया था तो मैं इसी कन्विक्शन के साथ शुरू किया था कि आई हैव टू टेल दिस स्टोरी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी. मुझे समझ में आ रहा था कि रियली थ्रू द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो काफी महीने ऐसे गए कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि अटक गई हूँ कहीं पे कभी कभी. तो लेकिन फिर वो प्रोसेस है आई थिंक सो. या कब कब आपने जाति का सामना किया? हालांकि आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जो अम्बेडकरवादी था, लेकिन आपने फिर भी, क्योंकि जो जो पॉपुलर नरेटिव था उससे जो आपका जो लिव्ड एक्सपीरियंस है वो क्लैश करता था. क्या ही कहा जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन इज समवॉट लाइक अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन सम सेंस, राइट. बहुत छोटी थी तो वो कन्या पूजते हैं ना, कन्या पूजते हैं हाँ हाँ हाँ, नवरात्रि में. बहुत नवरात्रि में. छोटी थी, आई मस्ट बी 6 years old. तो मैं ऐसे, मैं भी चली गई थी दौड़ते हुए अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए, तो फिर मुझे रेफ्यूज कर दिया गया कि नहीं, कहाँ पर? तुम्हें नहीं खिलाएंगे. कहाँ पे? तो वो मैं बहुत अजीब था, मतलब काफी 6 साल के बच्चे के लिए भी मेरे ख्याल से, मुझे वो याद थी वो बात. अच्छा तो अच्छा. वो बहुत अजीब था कि अरे लाइक मेरे को क्यों खाना नहीं दिया, सबको तो दिया. सो इट वाज वेरी ह्यूमिलिएटिंग इन सम सेंस. समझ में नहीं आया. देन आई थिंक ड्यूरिंग माई 20s कॉन्स्टेंटली बोला जाता था, इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल लेती हो, ओ यू डोंट लुक लाइक अ शेड्यूल हाँ कास्ट पर्सन. हाँ. तो आई वाज लाइक अरे व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर इमेजिनेशन ऑफ अ शेड्यूल कास्ट पर्सन. मेरे को तो यही नहीं समझ में आता, बट आई डिडंट केयर. सो वो समझता नहीं था लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी हाल फिलहाल में तो ये कि जैसे मैं लखनऊ से हूँ, तो हम कबाब बहुत पसंद है मुझे. हाँ. गलौटी कबाब बीफ के बने होते हैं ज्यादातर, बीफ या बफ आई थिंक. तो मैं एक काम कर रही थी, तो मैं किसी से बात कर रही थी कि हाँ मैं तो लखनऊ जाती हूँ और मैं तो जाके पहली बार भाई कबाब खाती ही हूँ. तो फिर सामने वाली लेडी थी, वो मेरे साथ एक कॉलीग थी कॉलेज में, उन्होंने कहा कि अच्छा आपका पूरा नाम क्या है. यू नो. तो आई वाज लाइक ओके. सो लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग. या काम के लिए तो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मैं आई एम अ वेरी असर्टिव पर्सन, और अगर मैं बिलीव करती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कौन है. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि काम पे चैलेंज कर रहे हैं लोग, ऐसा भी हुआ है. या और हैरेसमेंट भी हुआ है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, डेफिनेटली. सो आप आपको निकल जाना होता है उन स्पेसेस से. बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये होता है, बट जाति तो है अपने देश में, लोग जातिवाद भी मतलब करते ही हैं, और काफी कास्ट कॉन्शियस हैं. तो हाँ. मेरा जो ये फिल्म को बनाने का पर्सपेक्टिव खाली यही था कि अवेयर हो जो लोग हैं. अब अगर वो, हम एजुकेशन के बारे में इतना बोलते हैं, तो अगर प्रिविलेज समाज के लोग हमसे पहले पढ़ चुके हैं, तो फिर आपकी ह्यूमैनिटी किधर है? हम्म. यू नो लाइक वेयर इज इट एग्जैक्टली? बिकॉज फिर मैं आपके एजुकेशन को कम्प्लीटली नलिफाई कर दूंगी. मेरे लिए आप एजुकेटेड नहीं हो अगर आप कास्टिस्ट हो. सो सो या लाइक दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस.